सुबह की प्रभात बेला के साथ आइए पुनः हम लोग जुड़ते हैं और दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। प्रसिद्ध कवि वाहिद अली वाहिद की लाइनें आज पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में सबके मुख पर है। क्योंकि इसका काम किया भी है जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो 87.5 पे मीटर तक जो जहाँ तक पहुँचा, उस टोक्यो की गूंज पूरे विश्व में है। हालांकि इसे गोल्ड मेडल से हम 1 अरब 40 करोड़ भारतवासी में संतोष हुआ है, लेकिन ये गोल्ड भी अपने आप में खास है। तो आइए अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि कोविड के चलते 2020 में ना होकर 2021 में संपन्न हुआ। ये टोक्यो ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 32nd समर ओलंपिक जो प्रस्तावित थे 2020 में, कोरोना के चलते 2021 में संपन्न हुए। तो इस ओलंपिक में हम इस ओलंपिक से संबंधित सभी मेडल, सभी जानकारी, साथ ही ओलंपिक के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे और किसी भी एग्जाम्स में कहीं से भी बनने वाले क्वेश्चंस को हम समझेंगे, ताकि ओलंपिक से जो क्वेश्चंस, क्योंकि ओलंपिक अब 2024 में होंगे अगले, तो तब तक किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ओलंपिक से आएंगे उन सब को हम गलत ना करें। तो इसके लिए इन सब डाटाज, इन सब फैक्ट, इन सब हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए जुड़ते हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 की जगह कब हुए, 2021 में हुए। कब से कब तक हुए, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच। डेट भी महत्वपूर्ण है, 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021, 32nd समर ओलंपिक, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक पढ़ने से पहले जरा इसके इतिहास पर हम बात करें तो आप ये सब जानते हैं कि ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो प्राचीनतम ओलंपिक का जो उल्लेख अगर हम देखें तो लगभग आज से 3000 साल पहले, मोर देन 3000 ईयर बिफोर एगो की अगर हम बात करें तो आपने एक नाम सुना है देश का, यूनान, एथेंस। वहाँ से इसके प्रूफ मिलते हैं। और जो प्राचीनतम ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, 776 BC, 776 BC, 776 ईसा पूर्व से ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। वो भी कहाँ से, ओलंपिया से। यानी कि जो आपके एशियंट ओलंपिक थे, प्राचीन ओलंपिक थे, उनकी शुरुआत 776 BC, 776 BC, 776 ईसा पूर्व ओलंपिया यूनान से मानी जाती है। हालांकि ये प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई तो मूलतः जीएस नाम के एक देवता थे। वहाँ के क्या थे, जीएस नाम के देवता थे, ये गॉड थे। और ये जीएस देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनके त्यौहार को खुश करने के रूप में ये मनाया जाता था। और अगर इस पर हम ज़्यादा डीप बात करें तो आप ये मानिए जीएस है हमारे, इनको हम आकाश का देवता कहते हैं, मानवता का देवता कहते हैं, आकाश, मानवता और देवताओं का देवता, गॉडेस ऑफ गॉड्स, देवताओं का देवता भी इनको कहा जाता है। कभी पूछ सकते हैं, पीछे फ्री में भरोसा नहीं इनका, क्या पूछ लें। जीएस को आकाश का देवता, मानवता का देवता और देवताओं का देवता, गॉडेस ऑफ ऑल गॉड्स, ह्यूमिलिटीज एंड एयर। तो जीएस को आकाश का देवता, मानवता का देवता और देवताओं के देवता के नाम से भी जाना था। तो इनके सम्मान में, किसके सम्मान में, जीएस के सम्मान के लिए एक मूलतः त्यौहार का आयोजन होता था, फेस्टिवल्स का। और चूंकि वो ओलंपिया पर्वत पर खेला जाता था, कहाँ पर, ओलंपिया पर्वत पर, ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ओलंपिक। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या बना, ओलंपिक बना। और जो ये आपका गेम्स था उस वक्त, ये मूलतः अगर हम ध्यान दें तो देवता को प्रसन्न करने के लिए और उनके सम्मान के लिए था। और इसमें जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी खिलाड़ी भाग लेते थे वो पूर्णतया नग्नावस्था में रहते थे। और इसमें महिलाओं को हिस्सा नहीं था, वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। हालांकि इसका आखिरी आयोजन कब माना जाता है, 399 ईस्वी, 399 ईस्वी के बाद इसका कोई एग्जाम्पल्स हमें नहीं मिलता है, कोई प्रूफ हमें नहीं मिलता है कि उसके बाद ये क्यों ख़त्म हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि एक रोमन सम्राट हुए, थियोडेसिस। कौन हुए, यहाँ नाम मैं लिख ही दे रहा हूँ, कभी अगर आपसे पूछें तो थियोडेसिस, ये रोमन सम्राट हुए, रोमन किंग्स हुए। तो थियोडेसिस ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया तो रोमन सम्राट ने, थियोडेसिस ने इसको इसलिए बंद करा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा उत्सव है। क्या है ये, आपका स्टैचू वर्शिप है।
तो मूर्ति पूजा उत्सव होने के कारण 399 ईस्वी के बाद रोमन सम्राट थियोडेसस ने इन गेम्स को बंद करवा दिया। कभी क्वेश्चन पूछे अगर आप डीप से, क्यों बंद करवा दिया, तो आप बताएंगे इसको चूंकि वो मानते थे रोमन सम्राट कि मूर्ति पूजा उत्सव है, इसलिए इसको बंद करवा दिया। क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उसमें स्टैचू वर्शिप, मूर्ति पूजा अलाउ नहीं होती है। और उसके बाद इसका कोई एग्जाम्पल्स हमारे सामने नहीं मिलता है कि ये गेम्स आखिर कहाँ जा कर के रद्द हुए, कहाँ समाप्त हो गए, इसका कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स नहीं है। हालांकि फिर अगर हम बात करें तो 1776 में 1776 में एक अंग्रेज, एक इंग्लैंड के व्यक्ति रिचर्ड चांसलर ने सबसे पहले उस ओलंपिया नामक स्थान को खोज लिया। किसने खोज लिया? 1776 में, याद रखिएगा किसने? रिचर्ड चांसलर ने खोज लिया। और उसने ये सिद्ध किया कि ये ओलंपिया वही प्राचीन ओलंपिया है जहां पर ओलंपिक होते थे। याद रखेंगे आप इस बात को। हालांकि अब जब हम बात कर रहे हैं आगे, तो फिर जो आधुनिक ओलंपिक जब वास्तव में शुरू हुए, जिनको हम वास्तव में इसका जनक मान सकते हो, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमेशा कि आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे मानते हैं, तो बैरन पियरे डी कुबर्तिन, द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक वाज बैरन पियरे डी कुबर्तिन, हु वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रांसीसी एक शिक्षक थे बैरन पियरे डी कुबर्तिन, उनको मॉडर्न ओलंपिक का फादर या आधुनिक ओलंपिक का जनक मानते। रट लीजिए, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से होती है? प्रथम 1896। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आधुनिक ओलंपिक गेम व्हेन वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आंसर विल बी 1896 एंड आल्सो एथेंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी 1896 में एथेंस से हुई। एथेंस को फिर हमने इसीलिए चुना क्योंकि प्राचीन ओलंपिक भी कहाँ पर होते थे? यूनान में, ग्रीक में, एथेंस में ही होते थे, तो उसी प्लेस को पुनः चुना गया। हालांकि इन सब ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इस ओलंपिक में भी जो आपका 1896 में हुआ, इस ओलंपिक में मात्र 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने? 12 देशों ने। 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें कुल 280 एथलीट शामिल थे। बट वुमेन्स, महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, पहले भी नहीं था और इस पर भी नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद जो 1900 में पेरिस ओलंपिक हुए, कौन ओलंपिक हुए? 1900 में पेरिस ओलंपिक, 1900 में पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 1900 में पेरिस ओलंपिक हुए। और इस ओलंपिक में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक द वुमेन हैव पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया। किस ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में। वुमेन वाज द पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट टाइम 1900 ओलंपिक इन पेरिस। तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। हालांकि इसमें मात्र नाम मात्र की महिलाएं थी। 1000 जो एथलीट थे उन 1000 में से मात्र 22 महिलाएं थी। कितनी थी? 22 महिलाएं। कितनी महिलाएं शामिल थी? 22 महिलाएं। हालांकि देखा जाए तो ये बढ़ते बढ़ते अब टोक्यो ओलंपिक में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी हो गई है? बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं की भागीदारी अब बड़ी, लगभग 49%, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का 50% वाला रेशियो हमारा पूरा हो गया। खैर इस पर बाद में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओलंपिक में जो फ्लैग्स है, ओलंपिक में जो मशाल है, उसका क्या मतलब है। आप सब ने ओलंपिक का झंडा देखा होगा, वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये 5 गोले बने हैं, 1 2 3 ऊपर और 2 नीचे। तो ओलंपिक फ्लैग इसी तरह का होता है, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। नीला, काला, लाल, पीला, हरा। और ये प्रत्येक रंग के जो कलर हैं ये प्रत्येक कॉन्टिनेंट को पार्टिसिपेट करते हैं, महाद्वीप को शो करते हैं और उनका एक क्रम भी है। तो जो नीला है आपका इंडिगो है, ब्लू है सॉरी, तो ब्लू जो कलर है, नीला कलर है, वो यूरोप को, किसको नीला किसको दिखाता है? यूरोप को। और जो काला ब्लैक है वो अफ्रीका को। और जो रेड है लाल, लाल में अमेरिका महाद्वीप अलग से नहीं है क्योंकि उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों शामिल हैं, तो गलती नहीं करना है। तो रेड कलर अमेरिका के लिए है और येलो पीला कलर एशिया के लिए है और ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए। कौन सा कलर है? हरा। नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका,
एशिया पीला और ऑस्ट्रेलिया हरा। तो ये आपका ओलंपिक एक तरह से ध्वज है, क्या है, ओलंपिक फ्लैग है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो ओलंपिक है आपका, ये जो मसाल भी चलती है, अगर मसाल की बात करें तो मसाल की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वो मसाल भी बेसिकली हर साल जलती है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मसाल हमेशा ओलंपिया में जलाई जाती है और ओलंपिया से शुरू होकर के पूरे दुनिया का चक्कर काटते हुए उस मेजबान देश तक पहुँचती है जहाँ ओलंपिक होना होता है। यानी कि जो मसाल भी होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, ओलंपिया से, और पूरे दुनिया में घूमने के बाद अंत में कहाँ पहुँचती है, उस मेज़बान कंट्री में जहाँ पर ओलंपिक का सेरेमनी होना है, ओलंपिक खेला जाना है, वहाँ पर जाएगी। जैसे इस बार ये पूरे वर्ल्ड में घूम करके टोक्यो पहुँची। तो ये मसाल है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अभी तक जो ओलंपिक हुए हैं, कभी कोई पूछ सकते हैं आपसे ओलंपिक किन किन वर्षों में नहीं हुए, तो मात्र 3 वर्ष ऐसे हैं, 1916, 1940 और 44, ड्यू टू द रीजन ऑफ वर्ल्ड वार। 1916 में क्यों नहीं हुए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और 40 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इन वर्षों में ओलंपिक नहीं हुए, 1916 एंड 1940 एंड 1944। 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हो पाए ड्यू टू द रीजन ऑफ वर्ल्ड वार। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1940 एंड 44 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए ओलंपिक नहीं हो पाए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, शीतकालीन ओलंपिक। तो जो विंटर ओलंपिक है वो कब से स्टार्ट हुए, 1924, 1924 से शीतकालीन ओलंपिक। कौन से ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। विंटर ओलंपिक कब से होते हैं, 1924 से स्टार्ट हुए। पूरे फैक्ट हम पढ़ लेंगे ताकि कोई भी फैक्ट हमारा छूटे नहीं, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस पे कोई ऐसा डाउट नहीं हो हमारे पास। चलिए आगे और हम लोग देख लेते हैं जो कुछ इसमें लिखा है हमने। अब हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने ही बनने। टोक्यो ओलंपिक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला। अब इसका आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस। जो आइडियल स्लोगन था वो यूनाइटेड बाय इमोशंस, मतलब हिंदी में क्या होता है, भावना से संयुक्त, भावना से संयुक्त। और शुभंकर थे इसके, आप सब जानते हैं क्या शुभंकर थे इसके, मिराई तोवा एंड सोमाइटी। मिराई तोवा एंड सोमाइटी। मिराई तोवा बेसिकली एक जापानी कहावत है जिसका मतलब होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को स्वीकार करो। अतीत से सीखो और नए विचारों को स्वीकार करो। और एक वर्ड और कहीं अगर इन दोनों के अलावा आ जाए तो एई, एक वर्ड है एई लिखा है मैंने, इंडिगो ब्लू इसका मतलब होता है। हालांकि मिराई तोवा और सोमाइटी इसके शुभंकर हैं, ये दोनों नहीं हो तो फिर एई भी करेंगे आप, ये भी याद रखेंगे। इतना इसमें है। कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल 205 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक। 205 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। कुल कितने स्पोर्ट्स गेम्स हुए, कितने गेम्स खेले गए, तो 33 खेल इस ओलंपिक में शामिल थे, 33 स्पोर्ट्स शामिल थे एंड टोटल 339 इवेंट्स एंड 339 स्पर्धाएं इस ओलंपिक में हुई एंड मोर देन 11,000 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस ओलंपिक। और लगभग 11,000 एथलीटों ने इस ओलंपिक में भाग लिया। कितने, 11,000। फिर सुन लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, 205 देश, 33 खेल, 339 इवेंट्स और 11,000 से अधिक एथलीट, लगभग 11,000 एथलीट इसमें शामिल थे। इसका जो स्लोगन था यूनाइटेड बाय इमोशन, और जो इसके शुभंकर थे मिराई तोवा एंड सोमाइटी। और एक बात और याद रखेंगे, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट, अब हम बात कर लें कि जो पदक तालिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है बच्चों, यूएसए। यूएसए ने 39 गोल्ड, 41 रजत, कुल 33। जो यूएसए ने कितने पदक जीते, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज, 39, 41, 33, कुल 113 पदक लेकर अमेरिका पहले स्थान पर रहा। यानी कि अमेरिका की जो बादशाहत है, जो महाशक्ति है, वो स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 पर है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार कहा था, पूर्व राष्ट्रपति ने, कि किसी विश्व की महाशक्ति का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वो देश ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल और अंतरिक्ष में कितने मिशन छोड़ा है। तो इनकी बात लगभग शामिल है। उनका कहना ये भी था
कि ओलंपिक में बादशाह से ही किसी की दुनिया में बादशाह सिद्ध होती, तो आप ओलंपिक मेडल से भी देख सकते हैं इस बात को। नंबर 2 पर चाइना रहा, 38 स्वर्ण 32 रजत 18 कांस्य कुल 88 पदक। नंबर 3 पर जापान रहा, 27 स्वर्ण 14 रजत 17 कांस्य कुल 58। नंबर 4 जो है आपका इंग्लैंड का है, इंग्लैंड ने 22 स्वर्ण 21 रजत और 22 कांस्य कुल 65 पदक जीते। और 5वें स्थान पर रूस रहा, क्योंकि रूस के एथलीटों ने रूस के झंडे के तले भाग नहीं लिया था, उन्होंने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले भाग लिया था, इसीलिए वहाँ पर आईओसी भी लिखा हुआ है। तो 20, 28, 23 कुल मिला के 71 पदक रूस ने जीते आईओसी के झंडे के तले, 5वें स्थान पर। और अपना भारत पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम पहली बार 48वें स्थान पर रहे, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक मिले। और इस प्रकार हमने लंदन ओलंपिक 2012 में जो कुल 6 पदक जीते थे उसका रिकॉर्ड ध्वस्त किया। अभी तक हमारा सर्वोच्च प्रदर्शन था 2012 में लंदन ओलंपिक में 6 पदक, हालांकि उसमें कोई गोल्ड नहीं था, लेकिन अब 7 पदक ये हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का। और पहली बार हम टॉप 50 में शामिल हुए, उम्मीद करते हैं आने वाले समय हम टॉप 10 में भी शामिल होंगे। तो भारत के लिए 1, 2, 4 कुल 7 पदक। रैंकिंग भारत की क्या है? 48। चलिए, तो अब हम लोग भारत के जो पदक विजेता हैं, भारत के जो धुरंधर प्लेयर हैं, जिन्होंने हम लोगों को गर्व करने का मौका दिया और जिनकी वजह से हमारे यहाँ पहली बार टोक्यो में नेशनल एंथम बजा, और भी कुछ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत को पुनः गर्व करने का मौका मिला। तो आइए देखते हैं किन किन ने पदक जीता। तो सबसे पहला पदक पूछ सकते हैं आपके द्वारा किसको मिला, तो आप सब जानते हैं मीराबाई चानू, मणिपुर की एक छोटी सी प्लेयर ने कमाल किया। और पहला पदक जो मिला भारत को भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला? रजत पदक मिला, सिल्वर पदक मिला। और इनका पूछ सकते हैं किस वेट में, तो 49 kg 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू फाइनल में ये चीन की हो जुई हुई से हार गई। किससे हार गई? हो जुई हुई, उनको गोल्ड मिला, लेकिन मीराबाई चानू को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। खैर, ये फिर भी भारत के लिए गर्व की बात है, रजत पदक 49 kg में। अगली अगर हम बात करें, रवि दहिया, इन्होंने भी रजत पदक जीता कुश्ती में, 57 किलोग्राम कुश्ती में। और स्वर्ण पदक मिला जावूर यो को, रसिया के थे वो। और एक लॉलिना ने भी कमाल किया मुक्केबाजी में, कांस्य पदक इन्होंने जीता 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में। और पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतने में सफल रही बैडमिंटन में। और भारतीय हॉकी ने पुनः हमको गर्व करने का मौका दिया और क्रिकेट से हटकर अगर सोचने का मौका दिया। और दद्दा जहाँ कहीं भी मौजूद होंगे, दद्दा मतलब मेजर ध्यानचंद, स्वर्ग से भी उनकी आत्मा खुश हुई होगी इसको देखकर कि जो भारत हॉकी का जनक था, जिस हॉकी की स्टिक से दद्दा ने हिटलर से लेकर के अमेरिका तक को परेशान किया। और याद कीजिए आप 1932 का ओलंपिक, जिसमें दद्दा ने 24-1 से अमेरिका को हराया था, वो घटनाएं शायद ही इतिहास है हमारे लिए। 1932 के ओलंपिक में भारत ने 24-1 से हराया था किसको? यूएसए को। और उस मैच में दद्दा की जो स्टिक थी, वो जादुई स्टिक जिससे उनकी जांच करवाई थी उस मैच में, आपको याद होगा, पूरा स्टिक पड़ेगा, तोड़ी गई थी 3 बार स्टिक उनकी, कि ऐसा ऐसी स्टिक में है क्या। आप सोचिए, अमेरिका जो उस वक्त हॉकी का पावरफुल कंट्री था, उसको हमने 24-1 से हराया। और फाइनल में हिटलर को ये कहने को मंजूर होना पड़ा कि आप भारत छोड़ करके हमारे देश में आ जाओ, लेकिन उस महान देशभक्त ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो दद्दा, गंगा किनारे वाले छोरे, मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म गंगा में हुआ, मतलब गंगा के किनारे प्रयागराज में हुआ, गंगा में हुआ मतलब गंगा में नहीं हुआ, गंगा किनारे प्रयागराज में, तो उनकी आत्मा भी खुश होगी। और पहली बार 41 वर्षों बाद पुनः हॉकी को कोई पदक मिला और हमें कांस्य पदक, मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। और कांस्य के लिए जर्मनी को हराया हमने 5-4 से। और 41 वर्षों बाद हमें एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इससे पहले 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद से हमें कोई पदक नहीं मिला। लेकिन 2021 के ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीतकर हॉकी के फिर से उस सुनहरे दौर की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। उम्मीद है इसमें हम लगातार आगे बढ़ेंगे। महिलाओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वो पदक के लिए हार गई, फिर भी बधाई के पात्र हैं। इससे हमारे देश को पुनः हॉकी को बढ़ने का मौका मिला है और आने वाले युवा और आने वाले एथलीट्स निश्चित रूप से इसमें कुछ अच्छा करेंगे।
और हम भी गर्व से कह पाएंगे कि दुनिया में हम भी स्पोर्ट्स पावर या स्पोर्ट्सशिप या स्पोर्ट्स में महाशक्ति बनने को अग्रसर है। खैर, अगला जो पदक एक और मिला बजरंग पुनिया, कांस्य पदक इन्होंने जीता कुश्ती में 65 kg में, 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पदक जिसके लिए भारत को राष्ट्रगान नेशनल एंथम सुनने का मौका मिला हम लोगों को, तो वो बहुत ज़रूरी है ना। तो नीरज चोपड़ा, है ना, फेंक जहाँ तक भाला जाए, जो स्लोगन आज चला है और पूरे भारत में इनके लिए एक युद्ध बन गया कि दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो नीरज चोपड़ा के भाला ने, उसकी भाले की चमक ने भारत को गोल्ड पर लाकर खड़ा किया। और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में इतना दूर भाला फेंका 87.5 फीट, जिसके आसपास कोई अन्य विदेशी नहीं था। तो गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में। पूछ सकते हैं कितनी दूरी, 87.58 मीटर, 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। और अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में, जो अभिनव बिंद्रा का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था, उसके बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे इंडिविजुअल भारतीय हैं। व्यक्तिगत रूप से अभी तक एक गोल्ड मेडल आया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा। इनके बारे में जान लें थोड़ा सा। तो इनका जो जन्म है खंडरा पानीपत हरियाणा में हुआ और आर्मी में ये सूबेदार हैं। किस राइफल्स में? राजपूताना राइफल्स में। इससे पहले इन्होंने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इनसे उम्मीद थी और उस उम्मीद पर खरे भी उतरे। 2018 इनके लिए बहुत अच्छा रहा। 18 में एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल दोनों में गोल्ड और अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, ये तो भारत के लिए पदक तालिका हो गई। मीराबाई चानू स्पीड से कौन कौन थे? मीराबाई चानू, रवि दहिया, लवलीना, पीवी सिंधु, भारतीय हॉकी टीम, बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा। कुल मिला के 1 गोल्ड, 2 रजत और 4, कुल 7 पदक हमको मिले। और पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। ये कुछ भारतीय रिकॉर्ड थे। और अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो क्या है? साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस। क्या था? साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब होता है और तेज और ऊंचा और मजबूत। साइटियस मतलब तेज, अल्टियस में ऊंचा, फोर्टियस मजबूत। हालांकि इस वर्ष इसमें कम्युनिस्ट वर्ड भी जोड़ा दिया गया है। ये नया वर्ड जोड़ा गया है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है एकजुट। क्योंकि कोरोना के कारण विश्व को एक साथ जोड़ने की बात की गई थी, इसलिए इसका वर्ड क्या एक जोड़ दिया गया है? कम्युनिस्ट, एकजुटता। तो वैसे स्लोगन इतना ही था अभी तक, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस। बट अगर अभी क्वेश्चन आए नया कि अब कोरोना में एक नया वर्ड क्या जोड़ दिया गया ओलंपिक के वाक्य में, तो साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस के अलावा कम्युनिस्ट वर्ड भी जोड़ दिया गया है। ये हमारे ओलंपिक के जो कुछ इसमें लिखा है उसका आपके लिए महत्वपूर्ण जिस्ट है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फिर से। अब कुछ ओलंपिक के जो रिकॉर्ड्स हैं या जो अन्य बातें हो सकती हैं उन पर भी हम लोग विचार करेंगे कि भारत ने कब और पहली बार कब और कहाँ भाग लिया, या इस टोक्यो ओलंपिक के कुछ नए रिकॉर्ड जो बने वो क्या क्या थे, उनकी बात हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं। तो भारत के लिए अगर बात करें तो भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया? तो 1900 में। कब भाग लिया भारत ने? 1900 में। और कौन प्लेयर गया था? नॉर्मन पिचार्ड। हालांकि ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, इंडियन नहीं थे। ये क्या थे? ब्रिटिश। 1900 ओलंपिक में भारत की ओर से एंट्री गई कौन? नॉर्मन पिचार्ड के रूप में। ये ब्रिटिश व्यक्ति थे और इन्होंने बाधा दौड़ में 2 पदक जीते। कितने? 2। बाधा दौड़ में इन्होंने 2 पदक जीते और इंडिविजुअल पदक की शुरुआत पहली बार हुई। हालांकि इनको हम ब्रिटिश मानते हैं, तो अगर इनको छोड़ दें तो पहली बार 1920 में भारतीय टीम ने भाग लिया। और 1920 से लेकर के अब तक हमारे भी 100 साल हो गए हैं। और 28, 32, 36 में फिर हॉकी ने गोल्ड जीता और फिर हम लगातार भाग लेते रहे। अब अगर इंडिविजुअल बात करें तो पहली बार 1952 में बहुत क्वेश्चन आता है, किस भारतीय ने? तो केडी जाधव आया हुआ क्वेश्चन है ये। केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? हेलसिंकी
ओलंपिक में क्या जीता? कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में पदक हासिल करके, कांस्य पदक हालांकि मिला था इनको, केडी जाधव को 1952 के हेल ओलंपिक में कांस्य पदक मिला कुश्ती में। लेकिन ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक था, क्योंकि नॉर्मन प्रिचार्ड को ब्रिटिश व्यक्ति थे, ये पहले इंडियन व्यक्ति थे। और तब से लेकर अभी तक हमारे ओलंपिक का सिलसिला जारी है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में पदक नहीं मिले हमको, लेकिन फिर भी। और अगर पहली महिला की बात करें तो सिडनी ओलंपिक में सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली महिला है जिन्होंने कि ओलंपिक में पदक जीता है इंडिविजुअल। सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। याद रखेंगे इन बातों को। चलिए, तो टोक्यो ओलंपिक के और कुछ जो महत्वपूर्ण डाटाज हो सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं। एक तो इस ओलंपिक में पहली बार 49% महिलाएं एथलीट शामिल हुई, और टोक्यो ओलंपिक की जो लागत आई वो $15.4 बिलियन, अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक, और पहली बार दर्शक रहित ओलंपिक, क्योंकि कोविड के कारण वहाँ पर दर्शकों की एंट्री भी नहीं थी। और जो कुछ फैक्ट हैं, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह में तो मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान और MC मैरी कॉम जो मुक्केबाजी हैं, MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। जबकि क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। याद रखेंगे इस बात को, महत्वपूर्ण ये फैक्ट्स हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं। और 2021 के ओलंपिक में कुछ और ऐसे फैक्ट हुए, जैसे न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हवर्ड। कौन? लॉरेल हवर्ड दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक भाग लिया है। हु वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर विच हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी ओलंपिक? आंसर विल बी लॉरेल हवर्ड। न्यूजीलैंड की लॉरेल हवर्ड वेट लिफ्टर हैं और दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने कि ओलंपिक में भाग लिया। ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर। एक और महत्वपूर्ण, सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता है जापान की 13 वर्षीय मेजमी निसाना। जापान की 13 ईयर्स ओल्ड वाली मेजमी निसाना, जिन्होंने कि स्केट बोर्ड गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। किसने? मेजमी निसाना ने। और स्केट बोर्ड गेम्स पहली बार शामिल किया गया था जिसमें जापान को ही गोल्ड मिला। और एक और बात कि हम लोग मानसिक हेल्थ पर अपना ध्यान नहीं देते, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी करते रहते। भारत में कभी मेंटल हेल्थ को हम सीरियस लेते ही नहीं कि मानसिक हालत भी हमारी ख़राब हो सकती है। लेकिन मानसिक हालत के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया साइमोन बाइल्स, जो अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। इसके पहले लगातार गोल्ड जीतती रही थी वो, चाहे वो लंदन ओलंपिक हो और चाहे वो रियो। इस बार 1-2 और जीती, रिकॉर्ड बनाती। लेकिन साइमन बाइल्स ने कहा कि मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं है, मानसिक सेहत ठीक नहीं है। मानसिक सेहत को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने मानसिक सेहत का हवाला देकर के टोक्यो ओलंपिक 2021 में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ के चलते ही कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हमको सही से याद नहीं हो पाते। बट हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ध्यान देते हैं। मेंटल तो एक ये आपका देखा जाए तो एक बेंचमार्क सेट किया साइमोन बाइल्स ने। क्वेश्चन आ सकता किस देश की? तो USA की थी, ये याद रखिएगा। और कुछ अगर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भारत को अगर हम बात करें अभी तक कुल कितने गोल्ड हो गए हैं ओलंपिक्स में, तो अब अभी तक हॉकी में 8 गोल्ड थे और 2 ये मिल चुके, तो कुल 10। 8 + 1 + 1 8 हॉकी में, 1 शूटिंग में और 1 जेवलिन थ्रो में, कुल 10 गोल्ड मेडल अब तक इंडिया को मिले हैं। और माइकल फेल्प्स USA का अकेले 28 पदक जीत चुका है, जिसमें 24 गोल्ड हैं। तो पूरा भारत मिला करके भी उसके बराबर नहीं है ना। तो आप कुश्ती की अगर बात करें तो कुश्ती में जो पहला पदक मिला था भारत को 1952 में केडी जाधव हेलसिंकी ओलंपिक में, और उसके बाद 2008 में भी कांस्य पदक मिला सुशील कुमार को, 2012 में रजत पदक सुशील कुमार, 2012 में कांस्य पदक योगेश्वर दत्त, 2016 में कांस्य पदक साक्षी मलिक, 2020 में रजत पदक रवि दहिया और 2020 में कांस्य पदक बजरंग पुनिया। यानी कि कुश्ती में अब तक कुल हमने 7 पदक जीते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे आप, ठीक। और कुछ 1-2 फैक्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म करने की बात करते हैं। अच्छा, गोल्ड मेडल पर आप बहुत चर्चा सुनते होंगे, तो
तो जो गोल्ड मेडल होता है वो वास्तव में पूरा गोल्ड नहीं होता है, याद रखेंगे। ये इसका जो वजन होता है, वेट होता है, कभी पूछ सकते हैं डिप में, 556 ग्राम होता है। गोल्ड मेडल कितना होता है? 556 ग्राम। इसमें मात्र 6 ग्राम सोना होता है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिए कि 550 प्लस 6, कुल गोल्ड मेडल का जो वजन होता है वो 556 ग्राम का होता है, जिसमें गोल्ड कितना होता है? मात्र 6 ग्राम सोना होता है। तो आप अधिक खुश मत होइए कि आपको बहुत सोना मिलने जा नहीं रहा है ना। कभी भी डीप क्वेश्चन भरोसा नहीं पिया लो क्या पूछ लें, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो कुल 556 ग्राम का गोल्ड मेडल होता है, जिसमें मात्र 6 ग्राम गोल्ड होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रजत और सिल्वर की। तो जो सिल्वर पदक है आपका, सिल्वर मेडल होता है ओलंपिक का, उसका वजन कितना होता है? 550 ग्राम। कितना होता है? 500। और ये पूरा ही सिल्वर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। 550 ग्राम ही सिल्वर होता है। और ब्रॉन्ज यानी कि जो आपका कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ये 450 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 450 का। और इसमें भी जो क्या क्या होता है? 428 प्लस 22, यानी कि 22 ग्राम आपका क्या है? जिंक। और 428 क्या होगा? आप समझ गए, तांबा। क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा, वैसे भी एक क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज कांसा कैसे बनता है, तो तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। तो जो ब्रॉन्ज मेडल है उसमें 450 ग्राम का होता है, जिसमें 428 ग्राम कॉपर है, 22 ग्राम जिंक है। सिल्वर मेडल आपका 550 ग्राम का, जिसमें पूरी सिल्वर होती है। और गोल्ड मेडल आपका 556 ग्राम का होता है, जिसमें सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए और कुछ आपको इसमें ओलंपिक की अगर बात कर लें तो अब इसमें कुछ बचता नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट कुछ देखें, और यहाँ से आपके सभी ओलंपिक के क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटता है। फिर भी एक बार हम स्पीड से दोहरा लेंगे। टोक्यो ओलंपिक कब हुए? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 32वें थे ये। 205 देश शामिल थे। 33 खेल, 339। अब अगले जो ओलंपिक हमारे होने 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका में होंगे। और 2032 के ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ब्रिस्बेन। कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कुछ अच्छा होगा। और आप भी इस वीडियो को रट लीजिए, जितना हो सके इसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो पीटी में तो इस बार नहीं आने, आरओ हो, पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, प्री मेंस, कहीं भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन ओलंपिक में आए, ओलंपिक की इतिहास संबंधित क्वेश्चन आए, तो आप सब उन क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर ढंग से करने की स्थिति में रहें। कोई भी क्वेश्चन ओलंपिक का आपसे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो शुभंकर पूछे, चाहे आपसे आदर्श वाक्य पूछे, एक भी क्वेश्चन अब आपको यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, है ना। याद रखेंगे। तो पुनः, है ना, एक बार आप सभी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भारत को इतनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। और वही बात जो लास्ट में भी वहीं से एंड करते हैं, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। महान वाहिद अली वाहिद की रचनाओं के साथ इसको ही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और अधिक से मात्रा में अधिक शेयर करिए, ताकि ओलंपिक्स के संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।